नमस्कार, जनवाणी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर आशा शर्मा आज आपके लिए इस कार्यक्रम में लेकर आई हूँ एक नया विषय है बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी रोजगार की संभावनाएं। दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं, अगर हम बीते दौर की बात करें तो हमारे पास अपने आप को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए या रोजी रोटी कमाने के लिए कृषि एकमात्र साधन होता था या छुटपुट कहीं नौकरी व्यवसाय कर लिया जाता था। लेकिन आज के दौर की अगर हम बात करें तो हमारे पास निजी और सरकारी व्यवसाय करना हो, नौकरियां करनी हो या दूसरे बहुत सारे ऐसे छोटे और बड़े साधन हैं जहां से हम अपने लिए एक स्थान समाज में अर्जित कर सकते हैं, आर्थिक रूप से खुद को सुदृढ़ कर सकते हैं। लेकिन सभी की पॉकेट में वो स्थान अर्जित करने के लिए संपत्ति हो, ऐसा मुमकिन नहीं। और वो सुविधाएं हमें प्रदान करता है बैंक। जी हाँ, बैंक ऐसी हमारे पास हजारों योजनाएं लेकर आता है जिसके माध्यम से ना केवल हम शिक्षा अर्जित कर सकते हैं बल्कि अपना मनचाहा व्यवसाय भी स्थापित कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि बैंक ऐसी कौन सी सुविधाएं हमें प्रदान करता है कि हम अपने लिए रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं यूको बैंक प्रबंधक श्री रमेश डडवाल जी, जो कि कार्यालय शिमला में ही कार्यरत हैं। रमेश डडवाल जी, नमस्कार। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम बैंक के बारे में बहुत सारी बातें आपसे जानेंगे, बैंक की योजनाओं के बारे में बहुत सी बातें अपने युवा साथियों के लिए जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जानना चाहते हैं, आजकल बहुत प्रचार प्रसार में ये बात आ रही है, विज्ञापनों में ये बात आ रही है सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से संबंधित। तो ये योजना क्या है, इसका फ़ायदा किस तरह से हमारे युवा साथी कहें या आम जनता की बात करें, कौन उठा सकते हैं, किसके लिए ये योजना है? थैंक यू आशा जी। डीडी हिमाचल के ऊपर मुझे निमंत्रित करने के लिए सबसे पहले आपका आभार। मैं इसी विषय के ऊपर आपसे सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि जो आपने कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जो इस वक्त जिसका बहुत ज़्यादा हमारे प्रचार मीडिया में जिसकी बात हो रही है, निस्संदेह किसी भी सरकार के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा देखी जाए। तो भारत सरकार ने इस वक्त एक अभियान शुरू किया हुआ है, 1 अप्रैल से 30 जून तक है। ये स्पेशली हमारे देश के उन सभी तमाम नागरिकों को कवर करने के लिए है जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है। 18 साल से नीचे वाले इसमें कवर नहीं होंगे। तो इसमें 2 तरह की योजनाएं इस टाइम सरकार ने चलाई हुई हैं। एक है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और दूसरी है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो ये दोनों ही योजनाएं 2-2 लाख का कवरेज देती हैं, लेकिन इसकी नियम शर्तें थोड़ी थोड़ी अलग हैं, इसलिए 2 योजनाएं बनाई हैं। और भारत सरकार ने 1 अप्रैल से 30 जून के बीच जो ये कैंपेन, स्पेशल कैंपेन चलाया, इसमें इनका जोर था कि देश के हर नागरिक को कवर किया जाए। और इसका पहला चरण था पहले प्रचार प्रसार। तो बैंकों ने आशा जी हर पंचायत में जाके कैंप लगाए जिसमें बैंक ब्रांचेस को ये अलॉट की हुई थी, पंचायतें अलॉट करी थी कि बैंक अधिकारी वहाँ जाएंगे और लोगों पंचायत अधिकारियों से मिलके, जैसे वार्ड मेंबर होते हैं, पंचायत प्रधान हैं, उन लोगों से मिलके वहाँ के नागरिकों को ये सूचित करें, उनके बीच ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें, जागरूक करें उनको कि इसका क्या महत्व है और हर आदमी को इसमें ज्वाइन करना है। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, इसमें अच्छा जी 18 साल से लेके 70 साल तक के आदमी को हम कवर करते हैं। हर नागरिक इसका पात्र है। हम लोग, मैं आप बैठे हैं, हम भी इसके पात्र हैं, हमारी भी इसमें कवरेज हम इसमें की जाती है इस योजना के अंदर। और प्रीमियम देखिए इसमें मात्र 20 रुपये है, साल का प्रीमियम 20 रुपये है, जिसमें 2 लाख का बीमा कवर होता है। ये एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, दुर्घटना बीमा है। और बहुत सारी देखिए जो हमारी अपने समाज में हम देखते हैं तो आजकल का जो हमारा जीवन क्षेत्र जिस तरह का है, दुर्घटनाओं से भरा पड़ा है। जीवन का कोई विश्वास नहीं है। बीमारी का तो पता चल जाता है कि बीमार हुए तो इलाज करता है आदमी, लेकिन दुर्घटना का कोई समय नहीं होता। तो ये सरकार की तरफ से बहुत अच्छी पहल है कि 20 रुपये में 2 लाख का बीमा। और इसमें हर एक आदमी का बैंक खाता होना जरूरी है। इसमें देखो जो भी प्रीमियम होगा वो 31 मई को कटा करेगा और वो इसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 जून से लेके 31 मई है। जैसे नॉर्मली मार्च से लेके अप्रैल से लेके मार्च होता है, इसमें 31 मई को ये खत्म होता है, 1 जून से 31 मई तक का।
तो इसमें हमने 20 रुपये ऑटोमेटिक उनके अकाउंट से काटना है और इंश्योरेंस कंपनी को पैसा भेजना होता है। ये वन टाइम एप्लीकेशन देनी होती है, बाकी हर साल ये अपने आप होता है। फिर दूसरी योजना है आशा जी, जो जिसको हम जीवन ज्योति बीमा योजना कहते हैं। इसकी कवरेज जो है वो 18 साल से 50 साल तक है। इसमें प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा है, 436 रुपये। लेकिन जीवन के मूल्य को देखते हुए 436 रुपये भी कोई बहुत बड़ा नहीं है। 1.25 रुपया पर डे खर्चा आता है, यूँ समझो 1.5 रुपया मैक्सिमम ना। तो इसमें 18 साल से 50 साल तक है और इसमें नेचुरल डेथ कवर है। जो मैंने दूसरी वाली बताई 20 रुपये, वो एक्सीडेंटल है। ये जो है ये नेचुरल डेथ कवर करती है, किसी भी बीमारी की वजह से। नेचुरल भी हो सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो जो 50 साल तक के नागरिक हैं हमारे, अगर उन्होंने ये दोनों योजनाएं ली हैं और एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है तो 4 लाख का कवरेज है उनको। क्योंकि जो दो इसका क्योंकि जो 20 रुपये वाली है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, वो तो है ही एक्सीडेंट। ये वाली जो है ये ऑल टाइप ऑफ डेथ को कवर करती है, जीवन ज्योति जो है। तो इसमें बीमारी, दुर्घटना सब कुछ कवर होता है। तो अगर जिसने दोनों, जो 50 साल से नीचे है, उसकी दोनों अगर योजनाएं उसने ली हैं तो 4 लाख का कवर मिलता है। तो देखो 436 रुपये और 20 रुपये मिला के 456 रुपये बनते हैं। 456 रुपये में अगर किसी का 4 लाख का बीमा हो जाए, इससे बड़ी सुविधा और क्या है। और देखिए, जब कोई दुर्घटना होती है, हम अपने ही आसपास देखते हैं, जब इस तरह की घटना हो जाती है, उस परिवार का सोचो क्या होता है। लेकिन देखो, आदमी जो एक जीवन का लॉस है उसको तो पूरा नहीं किया जा सकता जी। लेकिन किसी को 4 लाख भी अगर उस टाइम मिल जाता है तो बच्चों की पढ़ाई, उनकी जो बहुत सी और चीज़ें, जो प्रॉब्लम्स उस समय फैमिली फेस कर रही होती है, उनसे छुटकारा मिल जाता है। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सरकार की इस योजना को सही तरीके से समझें और इसका लाभ लें। क्योंकि बहुत सारे हमें जो फीडबैक मिलते हैं बैंक ब्रांचेस में, तो कई लोग इनकार भी करते हैं, हमको नहीं ज़रूरत बीमे की, ये ऐसे ही 436 रुपये 20 रुपये काटेंगे, क्या होगा, इसका बीमा मिलेगा नहीं मिलेगा। तो लोगों के अलग अलग तरह के इसमें वहम रहते हैं। पर इसमें मैं यकीन के साथ कहना चाहता हूँ कि हमने बहुत सारे लोगों के क्लेम सेटल किए। बड़ा सिंपल सी इसकी फॉर्मेलिटी रहती है, खाली डेथ सर्टिफिकेट देना है बैंक में और उनकी पासबुक होती है, पासबुक देनी है। बाकी बैंक वाले सारा अपने आप करते हैं काम। परिवार को कुछ नहीं करना होता, उनको खाली सूचना देनी है। सिर्फ 2 ही चीज़ें बैंक में देनी है, डेथ सर्टिफिकेट और पासबुक। तो इतना सा जिम्मेवारी है उनकी। और कोई बहुत बड़ी फॉर्मेलिटीज़, कोई बहुत बड़ा कोई कागज पत्तर या इस तरह का कुछ भी नहीं है। रमेश जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दोनों ही योजनाओं के बारे में हमारे साथियों को दी और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों योजनाएं आप हमारे जितने भी युवा साथी और जितने भी हमारे तमाम दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं, उनको ये अच्छे से समझ आ गई होगी कि 436 और 20 रुपये का मूल्य हमारे जीवन से ज़्यादा नहीं। हालांकि जीवन तो ईश्वर के हाथ में है, कोई भी लौटा नहीं सकता, लेकिन हमारी फैमिली जो हमारे बिना, इनकेस हमारे साथ कुछ हो जाता है तो हमारे बिना जो फाइनेंशियल क्राइसिस देख रही होती है, उससे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उनको संभलने का मौका मिल जाता है, थोड़ी कहीं उनकी हेल्प हो जाती है। और ये छोटा सा अमाउंट है। अब आपसे जानना चाहते हैं, अगर हम आजकल के दौर की बात करें, मतलब 1-2 महीनों की बात करें, तो अभी हमारे 10th के बहुत से बच्चे हैं जिनका रिजल्ट आउट हुआ है, +2 के बहुत से बच्चे हैं जिनका रिजल्ट आउट हुआ है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाह रहे हैं, तो वहाँ के लिए भी उनके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उनके रिजल्ट्स आए हैं। तो जानना चाहते हैं, बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो खुद से अपने बच्चों को, बेशक हम सिंपल ग्रेजुएशन की बात करते हैं या हम कोई प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करते हैं, तो नहीं करवा पाते हैं। क्या बैंक ऐसी भी कोई सुविधाएं देता है जो बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी उससे कर सके? मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि कोई एजुकेशन लोन से रिलेटेड क्या हेल्प बैंक करता है? ये इस वक्त जो मई, जून, जुलाई के महीने होते हैं, इसमें सच में बच्चों के रिजल्ट निकलते हैं। वो अगले प्रोफेशनल कोर्सेज की तैयारी कर रहे होते हैं, नए प्रोफेशनल कॉलेजेस में उनकी एडमिशन्स होती हैं, तो निस्संदेह पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और आपने जैसे कहा कि हर परिवार उतना साधन संपन्न नहीं होता। तो ये भारत सरकार की ये योजना है और हर बैंक के थ्रू इसको लॉन्च किया जाता है। हर बैंक इस योजना को लागू करता है कि पैसे की वजह से कोई मेधावी छात्र शिक्षा से वंचित न रह जाए। तो मैं कहना चाहूँगा कि
10वीं के बाद +2 के बाद जो भी बच्चे किसी प्रोफेशनल कॉलेज में जाना चाहते हैं उनके लिए एजुकेशन लोन की सुविधा हर बैंक देता है और बहुत ये इतनी अच्छी सुविधा है कि इसकी भी कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। अब देखिए जो कुछ छोटी छोटी एजुकेशन कोर्सेज तो ऐसे हैं जो हमारा 4 लाख या 7-10 लाख तक गुजारा हो जाता है। इसमें देखो अगर कोई भी युवक युवती 4 लाख तक लोन लेता है ना, तो 4 लाख तक लोन के लिए उसको कोई भी गारंटी सिक्योरिटी नहीं देनी है, टोटली फ्री है जी। और अगर उस परिवार की आय 4.5 लाख से कम है जी, तो पढ़ाई के दौरान उसका सारा ब्याज भी माफ होता है। ओके, बहुत बड़ा ये सपोर्ट है। जी बहुत जी, बड़ी ये मैं support है। जानना चाह रही थी। ये है सेंट्रल स्कीम ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। ओके, और हर राज्य में इसमें कोई किसी तरह का क्राइटेरिया नहीं है। एक ही क्राइटेरिया है कि परिवार की आय 4.5 लाख से कम होनी हो चाहिए सालाना। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऑफिसर्स ऑथराइज्ड कर रखे हैं जो ये इनकम सर्टिफिकेट जारी करते हैं। जी, तो 4.5 लाख की इनकम का सर्टिफिकेट बना के बैंक में देना है। उनका सारा इंटरेस्ट पढ़ाई के दौरान माफ रहेगा। 4 लाख तक के लिए ये स्कीम है। इसके अलावा अगर 4 लाख से ज़्यादा लोन की ज़रूरत पड़ती है तो 7.5 लाख वाला एक ब्लॉक आता है जी। अगर 7.5 लाख तक कोई लोन लेता है तो परिवार के उसके फैमिली मेंबर जो हैं माता पिता हैं उन्हीं की गारंटी लगती है जी। और अगर इससे ऊपर लोन की ज़रूरत पड़ती है तो हम कोलेट्रल सिक्योरिटी लेते हैं। कोलेट्रल में उनका FDR हो सकती है, LIC हो सकती है, किसान विकास पत्र, इस तरह के या ज़मीन के पेपर हो सकते हैं, मकान के, वो हम मॉर्टगेज करते हैं साथ में एडिशनल सिक्योरिटी। तो ये इसकी भी कोई देखिए तो बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं है। और अभी एक विद्या लक्ष्मी पोर्टल नाम से सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। जिस भी बच्चे को एजुकेशन लोन लेना है वो उस पोर्टल पर अप्लाई करता है, उस पोर्टल के थ्रू ही अप्लाई करता है। पहले होता था कि बैंक में जाके अप्लाई करते थे, अब इन्होंने इसकी मॉनिटरिंग के लिए ईजी करने के लिए वो कर दिया और बहुत जल्दी इसका प्रोसेसिंग होती है वीकली टर्म्स पर और इतनी ड्यूरेशन के ऊपर लोन प्रोसेस करके उनको सैंक्शन करते हैं जी। और इसमें देखिए एक सवाल ये भी आता है कि कौन कौन से खर्चे कवर करेगा, है ना। अब कॉलेज में जा रहा है बच्चा तो उसके कई तरह के खर्चे हैं, उसके किराए से लेके हॉस्टल फीस, रहना खाना है, उसका लैपटॉप है, स्टेशनरी आइटम्स हैं और जो उसका ट्यूशन फीस है वो तो मेजर है ही है ना। और जब हम एजुकेशन लोन की या पढ़ाई की बात करते हैं तो हमारे ख्याल में सिर्फ फीस आती है, बाकी मिसलेनियस एक्सपेंसेस नहीं आते, जबकि वो भी बहुत होते हैं। अब एक बच्चा मान लीजिए दूर पढ़ रहा है तो उसके आने जाने का भी अगर वो 6 महीने भी आता है जी। हाँ, आजकल ट्रेन का किराया या उसका फ्लाइट का किराया या इस तरह की चीज़ें लें, उसके रहने खाने का सारे कॉस्ट इसमें शामिल है। बच्चे की पढ़ाई का पूरी कॉस्ट इसमें प्रोजेक्ट कॉस्ट जो हम निकालते हैं कि कितना उसकी टोटल एलिजिबिलिटी बनेगी, उस सारी चीज़ों को शामिल करके उसकी एक अमाउंट निकाला जाता है कि इसको कितना दिया जाए। वो कॉलेज की फ़ीस के हिसाब से दिया जाता है। प्लस इसकी पेमेंट जो है वो सारी की सारी कॉलेज को जाती है जी। जो चीज़ें खरीदनी हैं उसमें कुछ परसेंटेज रहती है, 10% 15% जितना हम बच्चे को कैश भी दे सकते हैं उसकी मिसलेनियस एक्सपेंसेस के लिए। बाकी जो पेमेंट होती है वो कॉलेज को जाती है। इसके साथ फिर एक चीज़ और भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो प्रोफेशनल कॉलेज में बच्चा जाएगा उसने एंट्रेंस एग्ज़ाम पास किया होना चाहिए, किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उसने हिस्सा लिया होना चाहिए। अगर कोई कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं कि जो बच्चे ही खुद सेलेक्ट करते हैं कि मेरे को वो कॉलेज अच्छा लग रहा है, मैंने उसी में एडमिशन लेनी है, तो उनको हम पेमेंट बेस पर एडमिशन लेते हैं बच्चे, है ना। तो जो डोनेशन बेस या पेमेंट या उस तरह से एडमिशन लेते हैं, अगर उस बच्चे ने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है तो वो उसको एलिजिबल मानते हैं, वो अपनी चॉइस के कॉलेज में जा सकता है जी। तो वो भी एक इसमें सुविधा रहती है कि ऐसा नहीं है कि जो उसके अप्रूव्ड कॉलेज हैं वहीं या जाए, अपनी चॉइस के लिए भी बच्चा कॉलेज सेलेक्ट कर सकता है, तो उसके लिए भी लोन। और अपने ही देश में पढ़ना है तब तो हम 10 लाख तक देते हैं जी। कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बाहर के कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, बच्चे सोचते हैं कि नहीं हम फॉरेन कंट्री में पढ़ाई करें, तो उसमें 20 लाख तक की लिमिट है।
जी, यानी तो कि इतना बच्चा यहाँ पे पढ़ना चाहता है, छोटे स्तर का कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहता है, कोई डिप्लोमा डिग्री किसी भी तरह का कुछ भी प्रोफेशनल जी कोर्स जी कोई जी करना चाहता है, वहाँ से लेकर विदेशों हाँ तक के विदेशों लिए तक, विदेशों कोई तक। भी कोर्स वो ज्वाइन कर सकता है और इसके लिए बिल्कुल बैंक बिल्कुल। से वो एजुकेशन लोन ले सकता है। और अब जी, और देखिए आशा जी, इसमें अमाउंट भी देखो, अभी कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ मेडिकल की पढ़ाई बहुत महंगी है। जी, 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 आप देखिए हमारा बैंक 75 लाख तक लोन देता है इसका, एक स्टूडेंट को मैक्सिमम 75 लाख एजुकेशन लोन मिल सकता है। जी, तो इसमें ऐसा भी नहीं है 4 लाख 2 लाख से लेके 75 लाख तक, तो बहुत वाइड रेंज है लोन की। जी। और बच्चा अपनी चॉइस का कॉलेज हिंदुस्तान में, विदेश में कहीं भी सिलेक्ट कर सकता जी, है। तो हमारे युवा साथियों को ज़रूरत है बस एक जज्बे की कि वो अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ जो ध्येय उनका है, लक्ष्य उनका है, टारगेट है, उसको अचीव कर लें। क्योंकि अगर उन्होंने लोन लिया है तो उस लोन को चुकाना भी होगा, बस वो लोन आपको आपके करियर तक पहुंचाएगा। अब आपसे जानना चाहते हैं, बहुत से लोग इस चक्कर में लोन नहीं लेते कि उन्हें लोन चुकाना पड़ेगा, कैसे चुका पाएंगे, या लोन क्या पता माफ़ हो जाए। बहुत से लोग इस चक्कर में भी रहते हैं कि ठीक है रिकवरी नहीं होगी, क्या पता कौन सी चीज़ें देख के उनका लोन माफ़ हो जाए। तो जो रिकवरी रूल्स होते हैं ये क्या रहते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा बताएं। अभी हम एजुकेशन लोन की बात कर रहे थे। एजुकेशन लोन में क्या है कि पढ़ाई पूरी होने के 1 साल बाद तक उसको किस्त नहीं देनी है। जी, देखो बैंक की तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि अगर उसको फाइनेंशियल क्राइसिस है, वो पैसे किस्त पे करने की कैपेसिटी में नहीं है, तो बैंक की पूरी कोशिश होती है कि उसको इस्टेब्लिश करें, रिहेबिलिटेट करें, कि उनको किस्तें उनको टाइम ज़्यादा दे दें, किस्त छोटी बना दें, इस तरह की सुविधाएं देते हैं, रिस्ट्रक्चर कर दें लोन को। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थितियां होती हैं कि कोई दुर्घटना ही हो गई, बस के ही बाहर है, तब बैंक जरूर उसमें कहीं रियायत भी देता है और उसमें 10%, 20%, 50% लोन छोड़ के बाकी का उनको कह देते हैं कि आप इतना पे कर दीजिए कैपेसिटी के अनुसार। जी, जी, देखिए बैंक का जो एक सामाजिक दायित्व है वो है रोजगार देना, जी, है ना, छीनना नहीं। जी, 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 अगर कोई सच में ही क्राइसिस में है तो उसकी हेल्प करते हैं जी। ऐसा अदरवाइज 1 साल के बाद जो हाँ, किस्त है, एजुकेशन लोन का क्या है कि नौकरी नहीं मिली, बच्चे की पढ़ाई पूरी हो गई, अब वो 1 साल वेट कर रहा है, तो उसको किस्त कुछ नहीं देनी है, 1 साल के बाद ही उसकी किस्त शुरू होगी। जी, और उम्मीद करते हैं कि जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, उसमें कम से कम 1 साल के बाद उनकी प्लेसमेंट हो ही जाती है। जी। और जो अच्छा कॉलेज, अच्छी पढ़ाई, अच्छी मेरिट में आया होगा उसको तो पढ़ाई के दौरान कैंपस ही। प्लेसमेंट जी, ही हो जाती है, जी। तो वो रिस्क रहता नहीं उनका इंस्टॉलमेंट का। और इसके लिए एक चीज़ और भी है कि रिपेमेंट शेड्यूल बहुत लंबा है एजुकेशन लोन में, 15 साल है। जी, तो उसने जो लोन लिया है वो तो धीरे धीरे करके 15 साल तक चुका उसकी सकता है। किस्त क्योंकि छोटी पड़े, जी, क्योंकि शुरू में क्या होता है कि शौक भी ज़्यादा होते हैं, सैलरी कम होती है, जी, जी, तो अगर शुरू में उसकी किस्त बहुत ज़्यादा होगी तो जी, गुजारा जी, नहीं ये चलेगा, तो उसका बहुत- लंबा टाइम देंगे जी, तो किस्त छोटी बनेगी। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। अब आपसे जानना चाहते हैं कि एक बात तो हो गई कि एजुकेशन के लिए लोन चाहते हैं युवा साथी, लेकिन बहुत सारे हमारे युवा दोस्त ऐसे भी हैं जो अपनी पढ़ाई कर लेते हैं पूरी कैसे भी करके, और अब वो नौकरी नहीं करना चाहते, प्राइवेट जी, हो जी, या सरकारी, किसी भी क्षेत्र में या नौकरी मिल नहीं पा रही है या वो करना नहीं चाहते, अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं या कुछ भी छोटा मोटा कोई व्यवसाय, तो क्या उसके लिए किस तरह से लोन जो है बैंक मुहैया करवाता हाँ, है? ये देखो हमने अभी जो बात करी वो एक एजुकेशन लोन की बात करी, उसका टारगेट है प्राइवेट या सरकारी किसी ऑफिस में ज्वाइन करना, जी, जी, है ना, जी, तो उसके जी। लिए तो एक ये धारा चली गई अलग से। दूसरा हमारा वर्ग वो बचता है जो प्राइवेट या सरकारी नौकरी में नहीं जाना चाहते और उनकी कोशिश होगी कि हम अपना कोई व्यवसाय शुरू करें। जी, इसमें इतनी सारी गतिविधियां हैं कि वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट करे, बैंक हर वो एक कहावत है कि सुई से लेके जहाज तक बनाने का बैंक लोन देता जी, है ना, तो वो एक सेक्टर कोई भी सिलेक्ट करे। हाँ, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती कि जिस एरिया से बच्चा संबंध रखता है उस एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ कितनी हैं, रेलवे लाइन, उनको रॉ मटेरियल वहाँ अवेलेबल है, कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, इसके साथ फिर हमारा टेलीकम्युनिकेशन, ये सारा संचार सुविधाएं उसके पास हों। कोई भी इंडस्ट्री अगर एक आदमी लगाता है तो सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है उसको माल को लाना ले जाना, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट सुविधा, दूसरा रॉ मटेरियल। तो ये चीज़ें जो भी मेरे युवा साथी हैं तो हमारा उनको यही सुझाव रहता है कि आप प्रोजेक्ट सही सेलेक्ट कीजिए।
और बहुत सारी कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सुजेस्ट करती हैं, जैसे हिमकॉन है, हिमाचल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है हमारे अपने राज्य का, वो सुझाव देता है बच्चों के, अगर उनके पास जाएं और उनको अपनी ज़रूरत बताएं और अपना एक आउटलुक आइडिया दें कि मैं इस लाइन में कुछ करना चाहता हूँ। तो जीएम इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर इनका ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स का, तो वो उनके पास प्रोफेशनल लोग हैं, है ना, वो गाइड करते हैं। उनके पास रेडीमेड प्रोजेक्ट हैं, नए प्रोजेक्ट्स भी हैं, पुराने भी हैं, तो उनके पास वो जब डिस्कस करेंगे तो उनके बेस्ट सूटेबल प्रोजेक्ट उनको बता देते हैं और उसको चुन के वो कोई भी अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। और रह गई लोन की बात, तो लोन में देखो 5% 10% ही अपना मार्जिन होता है, बाकी सारा अमाउंट बैंक फाइनेंस करता है जी। तो इसमें भी जैसे हमने एजुकेशन लोन की बात करी कि कोई भी मेधावी बच्चा पैसे की वजह से अनपढ़ न रह जाए, वैसे ही इसमें है कि कोई भी ऐसा आदमी जिसके पास अपना पैसा नहीं है, खाली 5% 10% वो अपना लगा के बैंक 90% 95% फाइनेंस उसको उपलब्ध करवाता है, तो अपना कारोबार शुरू कर सकता है। तो कमी नहीं है जी, तो जज्बे की जरूरत है जी। तो हमारे साथियों को ज़रूरत है कि जिस भी फील्ड में वो जाना चाहते हैं उस फील्ड से रिलेटेड पहले सारी की सारी जानकारियां अपने पास इकट्ठी कर लें और उससे रिलेटेड जो भी जानकार लोग हैं उनसे बात करें, उनसे बैठे, उनसे सारी की सारी जानकारियां लें और तब जाकर ही लोन लें, क्योंकि तभी वो इस फील्ड में, इस क्षेत्र में सफल हो पाएंगे। और इसमें एक चीज़ और बताऊं मैं कि हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, हमारा जैसे राज्य में 2 ही हमारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, लाहौल स्पीति और किन्नौर, जहां जो कठिन क्षेत्र हैं एकदम, वहाँ रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, सेंटर नहीं है। बाकी 10 जिलों में हमारे पास RCT बोलते हैं हम इसको शॉर्ट में, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ फ्री ट्रेनिंग दी जाती है। और बहुत सारे और भी डिपार्टमेंट हैं, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, इंडस्ट्रीज़ है, इनके अपने वेन्यूज़ हैं जो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं, है ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो वहाँ से भी हम इस चीज़ का सुविधा प्रदान करते हैं, तो बच्चे इसमें आके ट्रेनिंग ले सकते हैं। उससे इनको एक क्षेत्र चुनने में सुविधा मिलती है। और दूसरी बात है कि हर व्यक्ति बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं होता जी, है ना जी। मैंने बहुत सारे बच्चे, क्योंकि मैं आपको बताऊं बैंक में मैंने जितनी मेरी जॉब हुई, मैं 8 ब्रांचों में ब्रांच हेड रहा हूं। अब तो कंट्रोलिंग ऑफिस में है, मैं इसमें जोनल ऑफिस में हूं, ये कंट्रोलिंग ऑफिस है। तो बहुत जगह हमने देखा कि बच्चे बैंक में तो आते हैं, लोन लेते, लेकिन लोन उनका चलता नहीं। वजह क्या होती? अनुभव की कमी। अब एक बच्चा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, किराने की दुकान खोलता है, अगर वो 80 किलो कोई चीनी की ही एग्जांपल लेते हैं, वो 1-1 किलो करके बेचता है, तो 80 किलो नहीं निकलेगा, है ना, वो कहीं 5 ग्राम 10 ग्राम ज़्यादा दे रहा है जी। इसको उसकी स्टॉक मैनेजमेंट सीखना बहुत ज़रूरी है कि कितना स्टॉक उसके पास पीछे बचना चाहिए, जो वो सेल कर रहा है, कितना उसका प्रॉफिट मार्जिन है, सारे का सारा प्रॉफिट नहीं है जी। क्योंकि कुछ तो उसकी सेल अपना जो उसने इन्वेस्ट किया वही वापस आ रहा है जी। तो प्रॉफिट मार्जिन कितना है, उसका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कितनी है, बुक कीपिंग, बुक मैनेजमेंट, ये चीज़ें उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और ये जो मैंने RCT की बात करी, इसमें हम ये चीज़ें उनको पढ़ाते हैं। यानी क्रिएटिविटी के साथ साथ अनुभव का भी होना बहुत ज़रूरी है। अब हम कार्यक्रम में आपसे जानना चाहते हैं, हिमाचल में कुछ महीनों से ही नई सरकार बनी है, तो क्या नई सरकार के द्वारा भी बैंकों से जुड़ी हुई कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो आम जनता को फ़ायदा पहुँचाएँ? हाँ, इसमें आशा जी, इन्होंने अभी एक नई योजना, राजीव गांधी स्वरोजगार योजना 2023 नाम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने अभिभाषण में इसका जिक्र किया था, और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने इसका सर्कुलर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो हमारे हिमाचल प्रदेश के सभी युवा और जो भी इसमें कार्यरत बिजनेसमैन हैं, उनके लिए ये एक सुविधा वाला ऋण इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसमें 3-4 एक्टिविटीज़ इन्होंने दी हैं। डेंटल सर्जरी इसमें शामिल की है, फिशरीज शामिल किया है, और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ई-व्हीकल्स के जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, उसके लिए ये योजना बनाई है स्पेशली। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल हमारी इस समय की बहुत बड़ी ज़रूरत बन गई है। पॉल्यूशन देखिए कितना है। और इसमें इस योजना की खूबी ये है कि इसमें 50% कैपिटल सब्सिडी है जी। ये नई योजना है। नई योजना। इसमें देखो, अगर एक कोई ट्रक भी या बस भी लेता है और वो 1 करोड़ का है, 50 लाख तो सब्सिडी है इसमें। ओके।
बहुत जी, बड़ा बहुत बड़ा, योगदान है। जी जी जी। तो अगर 50% कैपिटल सब्सिडी जिसको मिल रही है, तो इसमें ये ई टैक्सी, ई बसेस, ई ट्रक, ई रिक्शा, ये सारी चीज़ें इन्होंने कवर की हैं। जी अभी इसकी नोटिफिकेशन हो गई है, अब जैसे बैंकों के पास इसकी प्रपोजल जाएंगी तो हम इसको फाइनेंस करेंगे। जी इसके अलावा फिशरीज़ और डेंटल सर्जरी भी इन्होंने इस योजना में कवर की है। जी तो इसमें क्या है कि 25%, 30% और 35% इन्होंने वर्ग के आधार से हिसाब से सब्सिडी रखी है, कैपिटल सब्सिडी। जी अब 1 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट शुरू करता है तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम 60 लाख तक का अमाउंट हम कवर करेंगे। जी। ठीक है? रमेश जी, तो इसमें आज के इस कार्यक्रम से आप जुड़े, इतनी अच्छी जानकारी आपने बैंकिंग सेवाओं से संबंधित हमारे साथियों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आशा जी। जनवाणी कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। युवा साथियों और हमारे तमाम दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आपके लिए अच्छा खासा लाभ पहुंचाएगा। आप इन तमाम बातों को जो आज के मुख्य अतिथि ने हमें बताई, वो सारी बातों को आप ध्यान में रखेंगे और ज़रूर अमल में लाएंगे तो आप आर्थिक रूप से अपने आप को सुदृढ़ कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं और शीघ्र ही नए प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।